तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 46 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS में एडवांस सिलेक्टर्स के बारे में। बेसिक सिलेक्टर्स को आपके भाई ने पहले पढ़ा रखा है, आज मैं आपको एडवांस सिलेक्टर्स पढ़ाऊंगा और बेसिक सिलेक्टर्स का रिवीजन भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत कराने वाला हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग एडवांस सिलेक्टर के साथ साथ आपका बेसिक सिलेक्टर भी कवर करने वाले हैं, तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा कि सिलेक्टर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है CSS के अंदर। अगर आपको सिलेक्टर्स ही नहीं मालूम है तो CSS लिखोगे कैसे, तो आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही फोकस के साथ देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, वीडियो को खत्म होने के बाद अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो ये पूरा आपको सिलेक्टर, चाहे एडवांस सिलेक्टर हो या बेसिक सिलेक्टर हो, आपके दिमाग में बस जाने वाले हैं। ठीक है, तो बस मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा उन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लाइड्स खोल लेता हूँ, कुछ चीजें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने स्लाइड्स बना के रखी हुई है एडवांस सिलेक्टर बेसिक सिलेक्टर्स की, तो वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको भी कवर करूंगा और नया जो है वो भी कवर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब हम लोग यहाँ पर आपका टैग सिलेक्टर। ठीक है, ये सबसे पहला सिलेक्टर होता है जो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको। चलिए समझते हैं टैग सिलेक्टर होता क्या है। HTML के अंदर बेसिकली आपके टैग से ही मिलकर सारी चीजें बनती हैं। इस टैग सिलेक्टर को हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है जनाब कि आपका एक टैग होता है, चाहे आप पैराग्राफ टैग हो, हेडिंग टैग हो, एंकर टैग हो, लिस्ट टैग हो, कोई सा भी टैग हो, उसको आप यहाँ पर लिखते हो। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाते हो। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद में आप प्रॉपर्टी नेम लिखते हो कि क्या प्रॉपर्टी आप देने जा रहे हो और प्लस उसकी वैल्यू लिखते हो। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपका टैग हो गया या आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड का है। ठीक है, और ये आपका टर्मिनेटर होता है, सेमीकोलन, इसको हम लोग लगाते हैं। तो ये आपका टैग सिलेक्टर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टैग सिलेक्टर आपको पता है, आप यूज भी करते आए हो, तो इतना इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आता है। नेक्स्ट हमारा होता है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर टैग सिलेक्टर की तरीके होता है, पर हम लोग जब कहीं HTML लिख रहे होते हैं और स्पेसिफिक किसी टैग के ऊपर हम लोग को कोई CSS लगानी होती है तो हम लोग उसको ID में बंद कर देते हैं। ID एट्रीब्यूट होता है आपका, ID इस तरीके लिखी जाती है, उसको निशान लगा के डबल कोटेशन मार्क में हम लोग ID दे देते हैं इस तरीके से और उसको ID में बंद कर देते हैं। और ID सिलेक्टर को यूज करने से पहले आपको हमेशा एक हैश लगाना होता है। ठीक है, इसको लगाने के बाद में उस आईडी का आपको नाम लिखना है और बाकी सेम प्रोसीजर है। आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करके प्रॉपर्टी नेम और उस वैल्यू का नाम लिखना है जो आप लगाना चाहते हो। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आईडी सिलेक्टर के पहले आपका हैश लगता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आईडी सिलेक्टर भी आप बहुत बार यूज कर चुके हो तो आपको पता है, और आपको आईडी की खासियत मालूम ही होगी कि पूरे वेब पेज में एक नाम की आईडी दोबारा नहीं दी जाती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड है हमारा क्लास सिलेक्टर। ठीक है, सेम आईडी की तरीके आपकी क्लास भी होती है, पर आईडी और क्लास में डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो आपका क्लास जो होता है उसको आप बार बार दे सकते हो। मान लो जैसे लिस्ट 5 नाम की हमने एक क्लास बनाई है, तो ये क्लास को हम लोग बहुत एलिमेंट्स पे यूज कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं, पर सेम नाम की आईडी आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास सिलेक्टर के पहले आपको एक डॉट लगाना होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगा है। डॉट लगाने के बाद में आपको उसका क्लास का नाम लिखना होता है इस तरीके, और फिर कर्ली ब्रैकेट आपको इस तरीके ओपन करना है, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू नेम, और उसके बाद में आपको यहाँ पे बंद कर देना है आपका कर्ली ब्रैकेट। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आपका आईडी में सबसे पहले हैश लगाना होता है, फिर आपको आईडी का नाम लिखना होता है। ठीक है, और क्लास में आपको ये डॉट लगाना होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिक से हम लोग धीरे धीरे एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो आईडी, टैग, क्लास, इनके बाद में हम लोग ने जो नेक्स्ट पढ़ा है वो आपका सूडो क्लास। सूडो क्लास का आपका पर्टिकुलर एक चैप्टर बन चुका है, मैंने उसमें पढ़ाया था कि सूडो क्लास भी एक तरीके का एडवांस सिलेक्टर होता है। उसमें हम लोग करते क्या है कि पहले एक टैग लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये एंकर है, ये आपका टैग है, उसके बाद में कॉलन का निशान लगाते हैं। आप देख सकते हो 2 बिंदु लगी, इनको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, तो कॉलन का निशान लगा दिया। कॉलन के बाद में हम लोग उस सूडो क्लास का नाम लिखते हैं जो हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलन के बाद हम लोग ये होवर लिखा है। होवर आपकी एक सूडो क्लास होती है जिसपे हम लोग कर्सर, जैसी कर्सर है, जब हम लोग एलिमेंट पे ले जाएंगे तब ये इफेक्ट काम आएगा। तो अगर आपको खास जानकारी चाहिए सूडो क्लास के बारे में तो आप सूडो क्लास वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, और अगर आपने पढ़ रखा है तब तो आपको महारत हासिल होगी इन सब चीजों में। ठीक है, तो कुल मिलाकर सूडो क्लास में फर्क क्या होता है कि आपको कॉलन लगाना पड़ता है, उसके बाद में आपको सूडो क्लास का नाम लिखना होता है। सबसे पहले आपका टैग आता है, आप टैग बोलो या एलिमेंट बोलो, उसके बाद में आपका यहाँ पे कॉलन आता है, देन आपका वो सूडो क्लास का नेम आता है, बाकी सेम चीज होगी। ठीक है,
उसके बाद में अभी मैं आपको ये सिर्फ ओवरव्यू करा रहा हूं, इतना मत समझो कि मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ ओवरव्यू है किस चीज का, सिंटेक्स का। सिंटेक्स क्या होता है कि लिखने का तरीका, कि कोई भी आपका जो हम लोग सिलेक्टर उसको लिखते कैसे। अब इसको लाइव मैं यूज करके दिखाने वाला हूं, हर एक जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बच जाएगा। तो ये सिर्फ ओवरव्यू है। उसके बाद में सूडो एलिमेंट, अगर आपको नहीं मालूम सूडो क्लास कैसे यूज होती है, सूडो एलिमेंट कैसे यूज होती है, तो अभी जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको समझ में आ जाने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट में बस डिफरेंस इतना है, जो कि यहां पे मेरे थोड़ी गलती हुई है, यहां पे सिंगल कॉलन की बजाय डबल कॉलन लगता है इस तरीके, ठीक है। तो यहां पे डबल कॉलन लगता है, ये मैं एडिट करने में मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पे डबल कॉलन लगेगा बस, बाकी सेम होता है। आपका सबसे पहले टैग, ठीक है, टैग का नाम लिखना होता है, मैंने मान लो टैग का नाम लिख दिया। उसके बाद में आपका ये आपके सूडो एलिमेंट हो गई, ठीक है, सूडो एलिमेंट हो गया, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। और बीच में आपको डबल कॉलन लगते हैं, जैसे कोई मान लो हम यहाँ पे हेडिंग 1 यूज कर रहे हैं, तो हेडिंग 1 में हम लोग ने डबल कॉलन लगाया। फिर मान लो मैंने एक सूडो क्लास लिखी फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये भी आपकी एक सूडो क्लास है, मैं यूज करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो आपको कुल मिला के इसकी पहचान क्या है कि आपको डबल कॉलन के निशान दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डबल कॉलन के निशान लगेंगे, बाकी सेम है, ठीक है। अभी इसको यूज करके दिखाऊंगा, तब आपका डाउट सही से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका अब आया है एक एडवांस सिलेक्टर, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर करता क्या है जनाब, आपका जैसे कि यहाँ पे एंकर टैग लिखा है, उसके बाद में आपका ये नॉर्मल वाला बैक ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके ओपन हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ने देखो एंकर टैग का एट्रीब्यूट यूज किया है href, और यहाँ पे गूगल का हम लोग ने यूआरएल दे दिया है। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी सिलेक्टर का यूज करते हैं, तो पूरे वेब पेज में जहां पर सिर्फ इस तरीके का आपका यूआरएल दिया गया होगा एंकर टैग के अंदर, मतलब गूगल का, वहीं पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। मतलब जहां पर ये यूआरएल होगा, मान लो जैसे 5 एंकर टैग है, ठीक है, ये 5 एंकर टैग है, पांचों एंकर टैग में जहां पर गूगल का यूआरएल दिया गया होगा वहीं का कलर सिर्फ रेड होगा, बाकियों का नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आप यहीं पे समझ गए हो, बाकी अभी प्रैक्टिकल में समझ लेंगे। उसके बाद में एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसका बहुत ही कम यूज होता है, मैं बताऊं, ठीक है, बहुत कम यूज होता है। इसका यूज खासकर हम लोग करते हैं डीबगिंग में, ठीक है, डीबगिंग में यूज करते हैं। डीबगिंग क्या होता है, जैसे आपने वेबसाइट बनाई, उसमें कोई एलिमेंट है जो सही से काम नहीं कर रहा है, उसकी विड्थ कहीं भाग रही है या फिर कोई सही से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टार लगाना होता है, इसको होल सिलेक्टर भी बोलते हैं। आपने मान लो स्टार लगा दिया, स्टार लगाने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको प्रॉपर्टी देनी है। अब आपने ये जो प्रॉपर्टी दी है कलर रेड, ये आप यूनिवर्सल का मतलब समझते हो कि पूरे वेब पेज में जितने एलिमेंट्स होंगे, लाइक आपका हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, एंकर हो गया, लिस्ट हो गया, कोई भी टैग है, सब पे कलर रेड हो जाएगा। मतलब एक बार अगर आपने स्टार लगाकर कोई प्रॉपर्टी लिख दी है, तो पूरे वेब पेज में जितने भी टैग्स एलिमेंट्स आपने सब यूज किए सब रेड कलर के हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं। इसका प्रभाव पूरे वेब पेज के सारे एलिमेंट्स पर पड़ता है। तो इसका सिर्फ डिबगिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें करते हैं कि हम लोग को एक बॉर्डर दे देते हैं, अभी मैं देकर दिखाऊंगा। बॉर्डर मान लो हम लोग ने दे दी 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये देने पर आपका क्या होगा कि पूरा जितना भी आपके एलिमेंट्स है सब पे एक बॉर्डर आ जाएगा, और बॉर्डर आने से क्या है कि आप उस चीज को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टर यूज होने वाले हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपके कुछ एडवांस टाइप के सिलेक्टर्स हैं जिनको बहुत ही अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं वीडियो खत्म होने के बाद इन पे आप महारत हासिल कर लोगे। इनमें क्या है कि जैसे इनका सिंटेक्स समझ लो। आपका सबसे पहले होता है डिसिडेंट कॉम्बिनेटरी, ठीक है। अब कभी कभी होता है क्या, जब मैं लाइव किसी चीज को पढ़ा रहा हूं तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबकी अपनी अपनी पैदाशी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वही मेरे साथ भी है। जैसे कि ये डिसिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको पढ़ पा रहा हूं पर मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डिव लिखा है, ये एंकर लिखा है, इसके बीच में आप देख रहे हो कि स्पेस लगा हुआ है, ठीक है, खाली स्पेस है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों टैग के बीच में स्पेस लगेगा, तब एक साथ आप डबल चीजों को यूज कर सकते हो। मतलब देखो डिव भी आपका एक टैग होता है, हाँ या ना, ठीक है, और आपका एंकर भी एक टैग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डबल यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो अब हम लोग मिलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट है चाइल्ड कॉम्बिनेटरी। चाइल्ड कॉम्बिनेटरी में क्या होता है कि इसमें 2 टैग तो यूज करते हो, पर इसमें बीच में ग्रेटर देन का निशान लगता है।
क्यों लगता है वो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ग्रेटर देन का निशान लगाकर आपको डबल टैग आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे टैग की जगह आप आईडी भी यूज कर सकते हो, क्लास भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी। ठीक है, एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी, यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देते हैं। प्लस लगाने के बाद डबल टैग्स या आईडी या क्लास को यूज कर सकते हैं, पर इसका भी एक रूल होता है, वो रूल हम लोग आगे समझने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हम लोग ये टिल्ड का निशान लगाते हैं। ये ठीक है, आपने बहुत कम देखा होगा, इसको टिल्ड बोलते हैं। ठीक है, टिल्डे भी बहुत लोग बोलते हैं और टिल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, इसमें बीच में डबल आप टैग के बीच में ये निशान लगाते हो। इस निशान से क्या फर्क पड़ता है, इससे होता क्या है, वो भी आगे हम लोग समझने वाले हैं। पांचवा क्या होता है, इसको बोलते हैं ऐड सिलेक्टर। इसमें आप डबल तो यूज कर सकते हो, पर इसमें कोई रूल नहीं होता। एक साथ आप मल्टीपल, मान लो हेडिंग 1 यूज कर लिया, पैराग्राफ यूज कर लिया, एंकर यूज कर लिया, लिस्ट, एंकर के बाद हम लोग कॉमा लगा के लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डबल यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूज समझने वाले हैं कि डायरेक्ट यूज कैसे होता है, और 1 बाय 1 रूल के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने के वाले नंबर 1 पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं और 1 बाय 1 इसको समझते चलते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग इसको क्लियर करते चलेंगे और आपको भी समझाते चलेंगे। खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर HTML में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को पहले कुछ कंटेंट लिखना होगा, उसी के ऊपर ये सारे सिलेक्टर्स हम लोग आपको लगाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिव टैग को लिख लेते हैं। डिव टैग मैंने लिखा। डिव टैग लिखने के बाद में एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में अब जो चीज मैं लिखूंगा वो सब डिव टैग के अंदर होंगी। तो हेडिंग 1 लिखेंगे। हेडिंग 1 के अंदर मान लो मैं लिख देता हूँ सिलेक्टर्स। ठीक है, ये मैंने सिलेक्टर्स लिख दिया। ओके, और अब इसके आगे मैं थोड़ा और कंटेंट डालूंगा, 1 सेकंड मेरे को दीजिए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे सिलेक्टर्स हो गया। पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कम से कम 200 वर्ड्स, लॉरेम 200 करके डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये 200 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। इसको वर्ड रैप कर लेंगे तो कुछ इस तरीके ये दिखने लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे आएंगे और यही हम लोग डिव के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप जानते हो लिस्ट टैग भी बनेगा। तो हम लोग ग्रेटर देन लगा के शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। लिस्ट बनाया और 8 लिस्ट चाहिए तो 8 लिख देंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ 8 लिस्ट बन चुकी है। सब में कंटेंट डाल देते हैं। मान लो हम इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देते हैं लिस्ट में, HTML CSS, देन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद में पाइथन, फिर यहाँ पे जावा, फिर यहाँ पे कॉटलिन। कॉटलिन के बाद आपका रूबी होता है और यहाँ पे C++। ठीक है, C++। ओके, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर इसको हम लोग दे देंगे आईडी नंबर 2 वाले को। ये जो नंबर 2 लिस्ट है इसको हम लोग ने दे दिया आईडी। तो आईडी देने के बाद यहाँ पे क्या दे देते हैं, मान लो हम लोग आईडी का नाम देते हैं लिस्ट 2। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइप का सिलेक्टर्स यूज करने, इसलिए आईडी क्लास सब चीजें मटेरियल हम लोग पहले ही लिख के रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम दे देंगे लिस्ट 5। ठीक है, सेम क्लास कॉपी कर लेंगे, यहां तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5वें और 6ठे में दोनों सेम क्लास दे देंगे। ठीक है, 5वें एंड 6ठे में सेम क्लास दे देंगे। ओके, ठीक है, लिस्ट 5 दोनों में देखो क्लास का नाम आप सेम रख सकते हो बार बार, पर आईडी का सेम नाम आप बार बार नहीं रख सकते हो, ये मैंने आपको बताया। फिर ये आपका 7 नंबर देखो यहाँ पे फिर एक हम लोग को एंकर टैग भी बना लेना है। एंकर टैग यहाँ लगा लेते हैं। कहोगे भाई यहाँ क्यों लगा रहे हो, तो अभी यूज होगा इसका, मैं आपको बताऊंगा क्या क्यों लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गूगल का URL दे देता हूँ https:// पहले कॉलन लगेगा आपका। ओके, एक सेकंड, ये कीज क्यों नहीं काम कर रही हैं। हाँ ठीक, /https नहीं www.google.com, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, गूगल डाल देते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इस पे अभी मल्टीपल सिलेक्टर्स लगाकर दिखाऊंगा तो आपको डाउट बिल्कुल सही से क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर पे भी एक एंकर बनाएंगे।
तो यहाँ पे एंकर लगा लेते हैं। एंकर लगाने के बाद में हम लोग इस पे कुछ यूआरएल नहीं देंगे, सिर्फ हैश लगा देंगे और नाम यहाँ पे डाल देते हैं मान लो फेसबुक। ठीक, तो यार ये कुछ मेरी कंप्यूटर की कीज है वो काम सही से कर नहीं रही है, मुझे लग रहा है ये शायद कुछ, देखो हाँ ये प्रॉब्लम कर रही है, मुझे चेंज करना होगा, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर फेसबुक हो गया और यहाँ पे कुछ चीजें और यूज कर लेते हैं। एंकर टैग हो गया, लिस्ट हो गया, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कहते हैं 2 एंकर टैग बनाए, एक हम लोग बाहर बनाएंगे, डिव टैग के बाहर एक एंकर टैग बना लेंगे। ये आउटसाइड के लिए होगा क्योंकि अभी हम लोग को मल्टीपल सिलेक्टर यूज करने हैं तो यहाँ पे काम आएगा। एक एंकर यहाँ बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं हैश डाल देंगे और इसको रख देते हैं नाम आउटसाइड, आउटसाइड लिंक, लिंक। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इतना हो चुका है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ये शो कैसा हो रहा है इसको तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग इसी पे अपना CSS लगाएंगे। CSS में हम लोग 1 बाय 1 सारे सिलेक्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहला सिलेक्टर हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, वो है टैग सिलेक्टर। तो मैं आपको टैग सिलेक्टर समझाता हूँ। टैग सिलेक्टर के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को एक टैग का नाम लिखना है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LI मतलब लिस्ट। ठीक है, ये भी टैग है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा कलर जो है LI का वो कर दो रेड। ठीक है, तो ये अब देखो मैंने ये कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो देख लो यहाँ पे जितने LI थे, LI मतलब जितनी लिस्ट थी वो सब रेड कलर की हो गई। ठीक, अब कुछ लोग होंगे जो नए आए होंगे CSS में, वो कहेंगे भाई ये गूगल और फेसबुक रेड क्यों नहीं हुआ, तो ये आपका लिस्ट नहीं है, ये एंकर टैग है इसलिए ये रेड नहीं हुआ। ये जितने पॉइंट्स है ये आपकी लिस्ट है, तो देख लो पूरा मैंने सिर्फ एक LI लगाया है और सारे LI रेड कलर के हो गए। तो टैग सिलेक्टर में ये खास बात होती है कि आपको सिर्फ उस टैग का नाम लिख देना है, पूरे वेब पेज में वो टैग जितनी जगह यूज होगा उसमें वो CSS अप्लाई हो जाएगी। सेकंड हमारा यहाँ पे कौन सा है, टैग सिलेक्टर हो चुका है। सेकंड है हमारा ID सिलेक्टर। मैं आपको इसलिए 1 बाय 1 लेकर चल रहा हूं, आपको क्लियर हो कि मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ID में क्या है, मैंने यहाँ पे देखो एक ID बना रखी है नंबर 2 पे, लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 2 नाम की ID है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको आने के बाद में ID बनाने के लिए मैंने क्या बताया, तो सबसे पहले आपको हैश लगाना होगा, फिर ID का नाम देना है। तो मैंने ID का नाम दे दिया। आपको ये ध्यान देना है कि ID का नाम गलत ना हो। ठीक है, अब क्या होगा कि ID सिर्फ एक जगह यूज हुई है, लिस्ट 2 नंबर दूसरे पे, लिस्ट नंबर 2 पे, तो सिर्फ CSS रेड कलर से आएगा, बाकी कोई भी रेड कलर से नहीं आएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूं, ये देख लो सिर्फ CSS आपका रेड कलर से आ रहा है। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्लास के बारे में। देखो नेक्स्ट हमारा है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर भी सेम इसी तरीके का है, हम लोग ने यहाँ पे क्लास का यूज कर रखा है। विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग ने index.html पे देखो क्लास बनाई है लिस्ट 5 नाम से, और ये 2 जगह यूज हुई है, एक जावा पे, कॉटलिन पे। तो हम लोग को क्लास करने के लिए क्या करना होता है, पहले डॉट लगाइए आप, एक नॉर्मल डॉट। ठीक है, उसके बाद में उस क्लास का नाम लिखिए, तो क्लास का नाम है लिस्ट 5। ठीक है, ओके। अब हमारा देखना जावा कॉटलिन वाली लिस्ट रेड कलर से आएगी, तो आप देख सकते हैं ये आपका था क्लास सिलेक्टर। ID एंड क्लास में डिफरेंस इतना है कि इसमें हैश लगता है, इसमें डॉट लगता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सूडो क्लास। सूडो क्लास समझते हैं, बहुत ही सरल है, आपको मैं उसे पढ़ा रखा हूं, फिर भी मैं समझाता हूं। मान लो मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, मैंने कहा एंकर टैग। अभी एंकर टैग कहा है तो देखना जितने एंकर टैग होंगे सब रेड कलर के आ रहे हैं, देखो 1 2 3। पर अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंकर के बाद मैं एक कॉलन लगा दूं, कॉलन के बाद मैं यहाँ पे होवर लगा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होवर यूज कर लूं। अब देखो रन करूंगा तो कोई रेड कलर का नहीं आ रहा है, पर होवर जो लोग पढ़ चुके जानते हैं ये कर्सर है, जब मैं इन पे लेकर जाऊंगा तब ये रेड कलर से आएंगे, जिसको बोलते हैं सूडो क्लास। गूगल पे ले गया तो गूगल रेड कलर का, फेसबुक पे ले गया तो फेसबुक, आउटसाइड पे ले गया तो आउटसाइड रेड कलर का आ रहा है। ठीक है, खासियत ये बताऊं कि आउटसाइड क्या है, डिव टैग के बाहर है, बाकी जितना कंटेंट है ये सब डिव टैग के अंदर है। ठीक है, इसलिए इसका नाम आउटसाइड रखा, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये था होवर। अब ये हम लोग ने समझ लिया सूडो क्लास। सूडो क्लास के बाद नेक्स्ट है हमारा सूडो एलिमेंट। तो सूडो एलिमेंट भी बहुत सरल है, इसमें मैंने कहा डबल कॉलन लगते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब हम लोग इसको हटाकर यहाँ पर पैराग्राफ टैग लिखे, पैराग्राफ टैग लिखने के बाद डबल कॉलन लगाया, और उसके बाद मैं एक सूडो एलिमेंट यूज करता हूँ। सूडो एलिमेंट में क्या होगा, एक होता है फर्स्ट लाइन करके। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लाइन नाम की एक सूडो एलिमेंट यूज करी, डबल कॉलन लगाया और टैग का नाम लिखा कि कौन सा यहाँ पे टैग पे लगाना है, तो पैराग्राफ पे लगाना है। अब देख लेना पूरे पैराग्राफ में जो पहली लाइन होगी वो सिर्फ रेड कलर की आएगी, बाकी सब आपकी ब्लैक कलर से आ रही होगी। तो देख लो ये पहली लाइन ऊपर की देखो आपकी बस रेड कलर से आ रही है, बाकी सब ब्लैक कलर से आ रही है। तो ये था आपका सूडो एलिमेंट। ओके,
एक बाय एक ऐसे सारे हम लोग समझ लेंगे, बहुत ही सरल है और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ये मेरा वादा है। उसके बाद में है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आया विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहां पे देखो मैंने 3 जगह एंकर टैग यूज करा है, एक, ठीक है, ये ऊपर 2 और ये नीचे 3 जगह यूज करा है। पर मुझे ये बताओ कि गूगल का यूआरएल कितनी जगह दिया है? एक जगह से मत, ठीक है, इस वाले पे, जावा वाले पे, ठीक है, और मैंने कहीं पे भी गूगल का यूआरएल नहीं यूज करा है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ पर्टिकुलर ये वाला मैं आपको दिखाता हूं, पर्टिकुलर गूगल वाला रेड कलर से आए, ठीक है, बाकी ये दोनों रेड कलर से ना आए। तो कैसे होगा? बहुत से लोग को आएंगे भाई आईडी लगा दो या क्लास लगा दो, हो जाएगा। तो मैं आईडी क्लास क्यों यूज करूं जब मेरे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर नाम की चीज है? तो मैं इसके लिए करूंगा क्या, इसको क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे एंकर टैग लिखा। एंकर टैग लिखने के बाद आपको नॉर्मल वाला ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद में आप यहाँ पे आओ, इसको कॉपी कर लो पूरे एट्रीब्यूट को, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करो, एचआरईएफ तो पूरा आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, सिर्फ आपका गूगल वाला रेड कलर से आ रहा होगा, बाकी कोई भी रेड कलर से नहीं आएगा। इस चीज का यूज आपका देखो ऐसे तो सामने से हो ही रहा है, पर ज्यादातर इसका यूज फॉर्म में यूज होता है। फॉर्म में कैसे? जैसे कि एंकर टैग की जगह अगर यहाँ पे इनपुट लिख दें, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें इनपुट, ठीक है, आप जानते हो फॉर्म में बहुत सारे इनपुट टैग्स होते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने मान लो इनपुट यूज करा, इनपुट यूज करने के बाद मैंने कहा टाइप इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड, मैंने ये लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। तो अब जो भी हम लोग इनपुट टैग में पासवर्ड डालेंगे वो रेड कलर से आएगा। चलिए एक मैं बनाकर भी दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे काम चोरी आती नहीं, मैं जो चीज करता हूं मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मल्टीपल मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं। इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पे ये देखो इनपुट टाइप पासवर्ड और नेम आईडी हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक फील्ड बन जाएगी जहां पे हम लोग पासवर्ड डाल सकते हैं। ये देखो अब मैं जैसे इस पे जाऊंगा, देखो मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूँ ये रेड कलर से आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है रेड कलर से? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक सूडो नहीं, यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगा रखा है और उसमें मैंने बताया कि जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें जब पासवर्ड जहां पे पड़ रहा हो उसको रेड कलर से कर दो। अगर मैं यहाँ पे रेड की बजाय मैं कर दूं थोड़ी देर के लिए, रेड की बजाय कौन सा कलर किया जाए, कर दें ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रीन डाल देता हूं और अब यहाँ पे आता हूं फील्ड पे, तो यहाँ पे कोई सारे ग्रीन कलर से आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ओके, तो ये था आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। खासकर ये फॉर्म में ही यूज होता है, इसलिए मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया। उसके बाद है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने अभी बताया कि जहां पे स्टार लगाकर आप कोई प्रॉपर्टी दे देते हो तो वो पूरे वेब पेज पर एक समान अप्लाई हो जाएगी सभी एलिमेंट्स पे। तो हम लोग यहाँ पे जो ये इनपुट है इसको हटा देंगे, अभी कोई काम नहीं है इसका, तो फालतू का हम लोग नहीं रखेंगे किसी चीज को। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे। होल सिलेक्टर मैंने सबसे पहले स्टार लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा कलर नहीं, सबसे पहले मैं कर दूंगा इस पे। इसको यूज क्यों करते हैं पहले ये समझो। इसका यूज करते हैं डिबगिंग के लिए। जैसे मैंने बताया कि जब कोई एलिमेंट मान लो आपकी वेबसाइट पे सही से ना आ रहा हो या फिर कोई बग आ गया हो तो उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। तो सब में हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने से समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर है। तो मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर कितने, 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूं रन करके, तो देख लो पूरा जितना एलिमेंट है यहाँ पे सबके ऊपर बॉर्डर लग गया। शुरुआत कहां से भाई, इस बॉडी से। सबसे ऊपर वाली लाइन ये बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर सारा पूरा आउटलाइन मतलब पूरा बॉर्डर बन गया। उसके बाद में डिव पे देखो, ये दूसरी लाइन है डिव टैग पे बॉर्डर बन गया। तीसरा ये जो बॉक्स बना ये हेडिंग का है। उसके बाद में ये पूरा एक बॉक्स पैराग्राफ का है। पैराग्राफ के बाद में आपके ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक पूरा बॉक्स है, उसके अंदर लिस्ट के ये कॉलम्स हैं। फिर एंकर का देखो अलग अलग बॉर्डर बना हुआ है और ये पता चल रहा है कि लिस्ट कहां से स्टार्ट होती है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला बॉक्स आपका देखो लास्ट में जो एंकर टैग यूज किया था उसका है। तो आप पूरे जब कभी मतलब पूरे वेब पेज पे एक समान सीएसएस लगाना चाहते हो या फिर बॉर्डर लगाकर चेक करना चाहते हो तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हो। स्टार लगाकर आपको प्रॉपर्टी दे देनी है। तो वो ये कुछ खास नहीं है, पर हाँ यूज होता है, मतलब बहुत कम होता है, पर समझ में आना चाहिए। अब आते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स पे। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो वो इंपॉर्टेंट चीजों में से क्या है, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड खोलना चाहूंगा। तो मैं नई स्लाइड खोल लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो मुझे जस्ट अ सेकंड देना। तो यहां पे मैं आपको 3 टर्म बताने वाला हूं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टर्म हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म होता है
सबसे पहला टर्म आपका चाइल्ड टैग, ठीक है। चाइल्ड टैग और सिबलिंग टैग में क्या डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को जिनको इंग्लिश आती होगी वो जान गए होंगे। चाइल्ड मतलब क्या होता है कि बच्चा, ठीक है। जैसे आपके फादर है, आप उनके बच्चे हो, ठीक है। तो किसी टैग के अंदर जब कोई टैग होता है तो वो उसका चाइल्ड टैग है। जबकि सिबलिंग क्या होता है, भाई बहन, ठीक है। भाई बहन हो गया आपका एक तरीके से। तो वो क्या है कि आप और आपका भाई, आप सिबलिंग्स मान सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। पर आप और आपका लड़का कभी सिबलिंग्स नहीं है, वो आपका चाइल्ड है। तो इसी तरीके हम लोग अगर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आए और थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि कौन सा चाइल्ड है, कौन सा सिबलिंग है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चाइल्ड की। तो जैसे ये डिव टैग है, ठीक है। तो ये डिव टैग के अंदर हम लोग ने h1 टैग यूज किया है, तो ये इसका क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। पैराग्राफ यूज किया है तो ये इसका डिव टैग का क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। वहीं हम लोग ने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर li यूज करा है, तो li अनऑर्डर्ड लिस्ट की क्या हुई, चाइल्ड हुई। अनऑर्डर्ड पेरेंट टैग है और li चाइल्ड टैग है। पर एक चीज आप देखो, ये वाला li, ये वाला li, ये वाला li, ये सब क्या है आपस में, ये है सिबलिंग्स, क्योंकि ये सारे भाई हैं आपस में, एक जैसे हैं। ये किसी का कोई वाला चाइल्ड नहीं है, ये सब एक जैसे हैं, एक साइड में आ रहे हैं, इसीलिए आपके चाइल्ड टैग्स हैं सारे li। पर अगर इनकी हम लोग यूएल से तुलना करें तो यूएल इनका पेरेंट है और li चाइल्ड है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका हेडिंग 1 और पैराग्राफ, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं पर बच्चे नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर नहीं है। हेडिंग 1 और पैराग्राफ 1 खुद में मतलब डिव के अंदर है, पर अगर ये देखा जाए पैराग्राफ क्या हेडिंग 1 के अंदर है, नहीं है। क्या हेडिंग 1 पैराग्राफ के अंदर है, नहीं है। इसलिए दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं इस डिव को क्लोज करूं, तो ये जो मैंने बाहर एक एंकर टैग बनाया है आउटसाइड वाला, वो क्या डिव का चाइल्ड है या फिर सिबलिंग्स है। आप मुझे सोच कर बताओ कमेंट में कि जो एंकर टैग है वो डिव टैग का चाइल्ड है कि सिबलिंग है। मुझे सोचकर आप बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ, मैं 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, सोचिए। देखो, आई होप आपने वीडियो पॉज करके बता दिया होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, एंकर टैग क्या डिव टैग के अंदर है, ये वाला है या नहीं है, नहीं है। इसलिए ये वाला एंकर टैग इस डिव टैग का सिबलिंग है, ना कि चाइल्ड है, ठीक। वही अगर मैं इसको ओपन करूं और ये वाला एंकर टैग देखूं तो ये एक तरीके से चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर है डिव टैग के अंदर। पर ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये डिव के बाहर है, तो ये सिबलिंग है, ठीक है। इसी तरीके आप समझ गए होंगे कि जब दो टैग आमने सामने लिखे हो, मतलब किसी के अंदर ना हो, तो वो सिबलिंग होंगे। पर जब कोई टैग किसी टैग के अंदर लिखा होता है तो वो चाइल्ड टैग होता है, ठीक है। ये टर्मोलॉजी आपको समझ में आई। सेकंड में आपको यहां पर बताना चाहूंगा, सेकंड टर्म आप समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका डायरेक्ट चाइल्ड, एक होता है नॉन डायरेक्ट चाइल्ड। एक होता है आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। एक होता है नॉन डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब होता तो है पर वो सामने से कोई कह नहीं सकता कि इसका चाइल्ड है, ठीक है। नॉन डायरेक्ट चाइल्ड, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, उसका ये बच्चा है, ठीक है, लड़का है मान लो, ठीक है। ये इसका लड़का है, ठीक है। और इस लड़के का ये एक लड़का है, ठीक है, मान लो ये एक लड़का है इस लड़के का। तो ये जो पर्सन ए है, पर्सन ए और पर्सन बी, तो बी किसका चाइल्ड हुआ, ए का, ठीक है। बी किसका चाइल्ड हुआ, ए का। और जो पर्सन सी है, जो उसका लड़का है बी वाले का, तो वो क्या ए कह सकता है कि ये मेरा लड़का है। देखो वैसे तो अगर देखा जाए वंशज के रूप में तो ए बी का लड़का है और बी सी का लड़का है, तो सी भी ए का लड़का हुआ। पर सामने से कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा लड़का। ये क्या हुआ, ये हुआ इसका ग्रैंडसन, ठीक है, पोता, ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये तो इसका लड़का है डायरेक्ट रूप से, और ये इसका इनडायरेक्ट रूप से लड़का है, मतलब कह सकते हैं नॉन डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। तो जैसे मतलब पर्सन ए है तो पर्सन ए का लड़का बी है, तो बी जो है ये इसका लड़का हो सकता है। पर बी का जो लड़का होगा सी, ये इसका ग्रैंडसन है पर डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। उसी तरीके हम लोग अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे आए और यहाँ पे HTML में एक चीज ध्यान दें, तो डिव टैग का चाइल्ड कौन है, डिव टैग का चाइल्ड है h1 क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है। पैराग्राफ क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद में अनऑर्डर्ड लिस्ट क्योंकि इसके अंदर है, ठीक। पर क्या लिस्ट टैग इसका चाइल्ड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लिस्ट टैग किसका चाइल्ड है, अनऑर्डर्ड का। लिस्ट टैग का पेरेंट कौन है, अनऑर्डर्ड, ठीक है। और अनऑर्डर्ड का पेरेंट कौन है, डिव, ठीक है।
तो डायरेक्ट रूप में डिव का कौन चाइल्ड हो रहा है? डिव का आपका हेडिंग 1 डायरेक्ट चाइल्ड है, पैराग्राफ डायरेक्ट चाइल्ड है, अनऑर्डर डायरेक्ट चाइल्ड है, पर लिस्ट नहीं हो सकता डायरेक्ट। लिस्ट नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड के अंदर है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लिस्ट किसका बच्चा है? अनऑर्डर्ड का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। पर अनऑर्डर्ड किसका लिस्ट है? डिव टैग का। ठीक है, तो डिव टैग अगर कहेगा कि मेरे डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन से हैं, तो वो कहेगा अनऑर्डर्ड है, हेडिंग 1 है, पैराग्राफ है, पर लिस्ट को नहीं बोलेगा। लिस्ट इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि लिस्ट उसका ग्रैंड सन है, ना कि सन है। ठीक है, तो ग्रैंड सन मतलब ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का बच्चा है और अनऑर्डर्ड लिस्ट डिव का है। ठीक है, तो डायरेक्ट चाइल्ड और नॉन डायरेक्ट चाइल्ड में आपको फर्क समझ में आया? ठीक है, आपको शायद फर्क में समझ में आया होगा कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो तो उसका चाइल्ड है पर लिस्ट नहीं है। तो ये डाउट शायद आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पे हम लोग ने क्या समझा कि डायरेक्ट चाइल्ड कौन होता है, नॉन डायरेक्ट चाइल्ड कौन होता है। थोड़ा और अगर इसको एग्जांपल के साथ समझें, देखो यहां पे मैं अभी आपके सामने बनाता हूं, ये डिव है। ठीक है, डिव के अंदर ये मान लो अनऑर्डर लिस्ट है, तो ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूं, ये अभी आगे यूज होगा इसलिए मैं समझा रहा हूं, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन सा है? अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट टैग है, तो लिस्ट टैग इसका चाइल्ड है। ठीक है, लिस्ट टैग अनऑर्डर लिस्ट का चाइल्ड है, पर क्या लिस्ट टैग डिव टैग का डायरेक्ट चाइल्ड है? नहीं है, क्योंकि ये इसका कौन है? ये आपका नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, नॉन डायरेक्ट मतलब एक तरीके से देखा जाए बायोलॉजी के टर्म पे तो हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर डिव ना होता तो अनऑर्डर लिस्ट ना होती, अनऑर्डर लिस्ट ना होती तो लिस्ट ना होती। पर ऐसे देखा जाए कि डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है। ओके, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस पे मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप समझ सकते हैं कि बाकी यहाँ पे कोई डाउट का है ही नहीं, मतलब कोई डाउट हो ही नहीं सकता आपको। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको तीसरा टर्म और है इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तीसरा टर्म है जस्ट आफ्टर सिबलिंग। ठीक है, या फिर जस्ट सिबलिंग भी बोल सकते हो, जस्ट सिबलिंग। ये क्या होता है भाई? और एक होता है जनरल सिबलिंग, जनरल सिबलिंग। ये कौन है भाई? ये क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में। ठीक है, जस्ट सिबलिंग मतलब आप हो और बगल में, आपके घर के बगल में आपका भाई रहता है, तो ये आप दोनों कौन हुए? जस्ट सिबलिंग हुए। ठीक है, पर ये आप हो, ठीक है, आपके बगल में कोई दूसरा रहता है और काफी दूर मान लो दूसरी स्टेट में आपका भाई रहता है, तो ये जो है ये आपका जनरल सिबलिंग होगा। मतलब जब अगल बगल में दो भाई रहते हैं तो वो जस्ट सिबलिंग होते हैं, और जब काफी दूर कोई रहता है उसके बीच में मान लो और भी लोग हैं तो वो आपका जनरल सिबलिंग होता है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर समझते हैं, यहां पर आए। ठीक है, अब मान लो जैसे ये हमारा डिव टैग है। ठीक है, तो इसका जस्ट सिबलिंग कौन होगा? जस्ट सिबलिंग अगर देखा जाए तो लास्ट में ये एंकर टैग होगा। ओके, जस्ट सिबलिंग ये आपका होगा। मैं इसको अगर क्लोज भी करता हूं यहां से तो देखना डायरेक्ट ये आ रहा है। ठीक है, एंकर टैग, डिव टैग के बाद डायरेक्ट एंकर टैग आ रहा है, तो ये इसका भाई है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई अभी आया नहीं है, तो ये आपका जस्ट सिबलिंग है। पर अगर अभी देखो नॉन मतलब यहां पे मेरे ये जस्ट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग कौन होता है? वो आपके बीच में मान लो कोई आ भी जाए, ठीक है, तब भी आपका जनरल सिबलिंग कहलाएगा जब ये इससे काफी दूर हो। मान लो उसके बीच में मैं एक पैराग्राफ को बीच में डाल दूं, ठीक है, और इसके बीच में मान लो मैं लिख देता हूं हेलो। ठीक है, तो अब ये जो एंकर टैग है ये इसका नॉर्मल सिबलिंग या जनरल सिबलिंग हो जाएगा। जनरल सिबलिंग मतलब बीच में जब कोई आ जाता है तो वो जो लास्ट वाला एंकर टैग है ये जनरल सिबलिंग है डिव टैग का। पर अभी जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जस्ट सिबलिंग है, मतलब तुरंत बाद। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करके देखते हैं तब समझ में आएगा। तो वन बाय वन आप समझने वाले हैं, तीनों टर्म आपको समझ में आ गई हैं। जब तीनों टर्म समझ में आ गई हैं तो हम लोग अब यहाँ पे कॉम्बिनेटर जो एडवांस टैग्स हैं उनको समझने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। तो हम लोग इसको खोल लेते हैं और हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहां से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहां तक समझ लिया था इसको, अब यहां पे हम लोग को समझना था कॉम्बिनेटर सिलेक्टर नंबर 1। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी। ठीक है, इसको क्या है कि इसमें देखो दो चीजों को एक साथ यूज किया जा रहा है पर बीच में स्पेस है। आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, यहां पे आते हैं और यहां पे आने के बाद मान लो मैं यहां पे लिखूं डिव टैग, ठीक है, एंकर टैग और कर्ली ब्रैकेट बनाऊं। ठीक है, तो ये जो वाला आपका डिसेंडेंट होता है ये क्या देखता है कि आपके पास कोई चाइल्ड है या नहीं है। मान लो एंकर टैग नाम का कोई चाइल्ड है या नहीं है,
ये नहीं देखेगा कि वो चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड है या नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है। मतलब समझना कि हम लोगों ने div और a लिख दिया, बीच में स्पेस दे दिया तो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर हो गया। इसको ये नहीं परवाह होती कि एंकर टैग आपका डायरेक्ट चाइल्ड है या नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है, बस चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे बस कलर कर दूं रेड, ठीक है, और रिजल्ट अभी आपको दिखाऊं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कलर कर दिया रेड, तो देखो गूगल और फेसबुक क्या इसके डायरेक्ट चाइल्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका div टैग के अंदर ये सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट है, फिर उसके अंदर लिस्ट है, फिर उसके अंदर गूगल फेसबुक है। कोड पर भी दिखा दूं आपको, index.html में आऊं, ये div टैग है, div टैग के अंदर UL है, UL के अंदर आपका li है, ठीक है, और li के अंदर आपका एंकर टैग है। तो ये डायरेक्ट चाइल्ड कहीं से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजों के अंदर आया है, ठीक है। फिर भी देखो ये कलर रेड आ रहा है, ठीक है, फिर भी ये कलर रेड आ रहा है। तो जो आपका डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर होता है, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर होता है, वो सिर्फ इतना कहता है कि चाइल्ड हो, भले वो किसी स्टेज में हो, डायरेक्ट हो, नॉन डायरेक्ट हो, कुछ भी हो, बस चाइल्ड होना चाहिए एंकर टैग, तो हम रेड कलर दे देंगे, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि तीसरा वाला ये जो आउटसाइड लिंक है ये भी एंकर टैग है, पर ये रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये div टैग से बाहर है, ये div टैग का चाइल्ड नहीं है, ना ही ये डायरेक्ट चाइल्ड है, ना ही ये नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है, ये चाइल्ड ही नहीं है। कोड पे भी आपको दिखा देता हूं, देखो ये div टैग यहां क्लोज हो गया, उसके बाद ये यूज किया गया है, तो उसके बाद जब यूज किया गया तो ये किसी तरीके से चाइल्ड हो ही नहीं सकता है, ना ये डायरेक्ट चाइल्ड है या ना नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है। अगर मैं इसको उठाकर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लूं, यहां से मैं इसको उठाऊं और इसको मैं अंदर डाल दूं, तो ये देखना चाइल्ड हो जाएगा। कौन सा चाइल्ड होगा? डायरेक्ट चाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी के अंदर नहीं है, ये डायरेक्ट div टैग के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो div टैग डायरेक्ट चल रहा है, जैसा आपका पैराग्राफ है UL है, वैसे ही आपका एंकर टैग है। और देख लो यहाँ रिजल्ट में अब ये रेड कलर का आने लगा। पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पहले यहाँ से ये अंदर नहीं था, तब ये div टैग के बाहर था। मान लो अब मैं इसको फिर से बाहर ले आता हूँ, क्योंकि बाहर ही ठीक है। देखो बाहर जब कर देंगे तो ये नहीं आएगा। तो कुल मिला के आपका जो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर होता है जनाब, वो आपका यहां पे सिर्फ इतना देखता है कि चाइल्ड है या नहीं है, दूसरा टैग चाइल्ड है या नहीं है। अगर चाइल्ड है, भले वो आपका, फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्ट चाइल्ड हो या नॉन डायरेक्ट चाइल्ड हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज अप्लाई कर देगा जो आपने दिया है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपका चाइल्ड कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर। चाइल्ड कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर क्या करता है कि सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होगा, नॉन डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्ट चाइल्ड जो होगा, जो डायरेक्ट आया होगा, उस पे अप्लाई होगा। चलिए मैं इस चीज को भी करके दिखाता हूं। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जो स्पेस था, स्पेस की जगह हम लोग को ग्रेटर देन का साइन बनाना होता है। ओके, तो खोल लिया विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे आएंगे CSS में, और जहां ये स्पेस था एंकर टैग और div टैग, इसके बीच में हम लोग को बस एक ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन का, एक सेकंड, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब ये कौन सा बन चुका है? ये चाइल्ड कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर बन चुका है। मतलब जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट, ये सेकंड नंबर का बन चुका है, चाइल्ड कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर। इसकी पहचाने के बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा होता है। अब ये ढूंढ रहा है कि एंकर टैग div टैग का यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड है या नहीं है। तो आप मुझे ढूंढ कर बताओ। देखो सबसे पहले हेडिंग 1 लगा है, फिर पैराग्राफ लगा है, फिर आपका अनऑर्डर लिस्ट लगा है, उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपका एंकर टैग है, और उसके डायरेक्ट में तो कोई है नहीं। तो क्या डायरेक्ट चाइल्ड है? कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देख लो कोई भी रेड कलर का नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई डायरेक्ट चाइल्ड है ही नहीं। अब डायरेक्ट अगर हम लोग बना दें इसको, देखो यहाँ से उठाते हैं, काट के यहाँ पे उठाया इसको और इसको डायरेक्ट चाइल्ड बना दें। अब डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये एंकर टैग किसी के अंदर है नहीं है, ये सिर्फ div टैग के अंदर है, डायरेक्ट div टैग के अंदर है, और किसी टैग के अंदर नहीं है। तो ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड बन चुका है। अब देखो ये रेड कलर से आने लगा, ठीक है। और अगर यही चीज मैं उठाकर, देखो थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको उठाकर अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होगा, क्योंकि अब ये अनऑर्डर्ड के अंदर भी आ चुका है। अब ये किसका बच्चा है? अनऑर्डर्ड का, ठीक है। तो अब देखो ये रेड कलर का नहीं आ रहा है, ये इतना फर्क हो गया, ठीक है। चलिए इसको फिर से अपनी जगह पर व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना आपको क्लियर हो चुका है कि जब तक कोई टैग किसी एंकर टैग का, मतलब जो कोई एंकर टैग है, div टैग का चाइल्ड टैग नहीं होगा, चाइल्ड मतलब डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होगा, तब तक वो रेड कलर का नहीं होगा। किसमें? कॉम्बिनेटरी, चाइल्ड कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर में, जिसमें ग्रेटर देन का साइन लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या है? एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? जिसमें आपका जस्ट सिबलिंग ढूंढता है।
थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था जस्ट सिबलिंग कौन है, जो तुरंत बाद हो, तुरंत बाद मतलब उसके बीच में कोई आ ना रहा हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, मैं आता हूं विजुअल स्टूडियो कोड पे। एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे बस आपको प्लस का साइन लगाना होता है, बाकी सब सेम होएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ढूंढते हैं कोई ऐसा है जो इसके तुरंत बाद आ रहा हो। ठीक है, डिव टैग के तुरंत बाद आ रहा हो। डिव टैग के तुरंत बाद कौन सा एंकर टैग जो आ रहा है, जी हाँ ये वाला है। ठीक है, अगर मैं ये पूरा डिव टैग क्लोज करके एक डब्बे जैसा बना दूं तो देखो इसके तुरंत बाद ये वाला एंकर टैग आ रहा है, इसलिए ये आपका जस्ट में आएगा। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं। ये रेड कलर का हो गया क्योंकि ये आपका एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि ये जस्ट सिबलिंग है, मतलब तुरंत बाद आ रहा है। अगर इसके बीच में आप खुद देखना, ये जैसे अभी रेड आ रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसके बीच में किसी और को डाल दूं, जैसे ये डिव टैग है, इसके तुरंत बाद एंकर टैग आ रहा है, इसके मैं बीच में डाल दूं पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ में मैं सिर्फ कुछ भी लिख दूं, मान लो मैं हेलो लिख देता हूं। ठीक है, हेलो लिख दिया। अब देखो अब ये नहीं आएगा, मैं इसको रन करूंगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके बीच में कोई और आ गया है। अब ये इसका जस्ट सिबलिंग नहीं रहा, जस्ट सिबलिंग मतलब तुरंत बाद आने वाला, वो नहीं रहा, अब इसके बीच में कोई आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर मतलब बस सिबलिंग होना चाहिए, भले उसके बीच में कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो। मतलब फिर से रिपीट करता हूं, सिबलिंग होना चाहिए, जस्ट का नहीं कहा गया है, सिबलिंग हो, भले उसके बीच में कोई और टैग हो या ना हो। तो क्या ये हमारा सिबलिंग है, बिल्कुल है, पर इसके बीच में कोई आ रहा है तो जनरल में ये जनरल सिबलिंग हो गया। ठीक है, इसके बीच में जब कोई आ जाता है, इस टैग मतलब आपने दो टैग दिए हैं डिव और ए, तो डिव ये रहा, ठीक है, और ए ये रहा। इसके बीच में जब कोई होता है तो ये जनरल कहलाएगा, अगर इसके बीच में कोई नहीं है तो ये कौन कहलाएगा, जस्ट सिबलिंग कहलाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, आपको रिजल्ट दिखाता हूं। देखो यहाँ पे अभी भी रेड कलर का नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको यहाँ पे जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर नहीं बनाया है। जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर बनाने के लिए प्लस का साइन आप जो देख रहे हैं, इसको हटाकर यहाँ पे टिल्डे का साइन लगाना होता है। जैसे ही टिल्डे का साइन लगा देंगे, अब देखो ये रेड कलर का आने लगा, और अभी भी देख लो ये पैराग्राफ बीच में है हेलो कलर, हेलो नाम का, पर अब ये रेड कलर का आ रहा है। क्यों, अब ये बन चुका है जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। पहले क्या था, पहले था एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब ये देखो, एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी मतलब क्या होता है, जिसमें जस्ट सिबलिंग ढूंढते हैं। जस्ट सिबलिंग मतलब जो तुरंत बाद हो, भले उसके बीच में कोई हो ना, पैराग्राफ कुछ भी ना हो, दो टैग यूज करें वो तुरंत एक दूसरे के बाद में होने चाहिए, उसमें प्लस का साइन लगता है। और आपका यहाँ पे जनरल सिबलिंग में क्या है, भले उसके बीच में कोई और टैग्स आए हो, पर वो आपका सिबलिंग तो है, आपका भाई तो है। ठीक है, तो उसमें टिल्डे का साइन लगता है, और देख लो इसके बीच में पैराग्राफ आ रहा है, फिर भी रेड कलर से शो हो रहा है। ठीक है, अब इतना हो चुका है, लास्ट के कुछ और बचे हैं, उनको और समझा देता हूं। ये आपका ऐड सिलेक्टर। ऐड सिलेक्टर सबसे सिंपल, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बस आपको इतना करना है। यहाँ पे मान लो मुझे एक साथ दो टैग को सिलेक्ट करना हो, एक साथ दो टैग को सिलेक्ट करना हो, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं, मैंने बनाया भी है। देखो हेडिंग 1 और पैराग्राफ, एक साथ दो टैग को सिलेक्ट करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आएंगे कोड में, और मान लो मैं हेडिंग 1, ठीक है, कॉमा पैराग्राफ, अब देखना यहाँ पे दोनों रेड हो जाएंगे। हेडिंग 1 रेड कलर की आ रही है, पूरा पैराग्राफ भी रेड कलर का आ रहा है। अगर मैं इस पे एक और लगा दूं, देखो मैं कॉमा लगा के मैं लिस्ट लगा दूं, ठीक है, लिस्ट टैग भी लगा दूं, तो पूरी लिस्ट भी रेड कलर की आ रही है। बचा कौन, आपका एंकर टैग। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाकर एंकर भी लगा दूं, तो देखो कौन बचा, कोई नहीं बचा, पूरा पैराग्राफ रेड कलर से आ रहा है, क्योंकि सारे टैग को हमने रेड कलर से कर दिया। तो ऐड सिलेक्टर में बस इतना ही फर्क होता है कि इसमें कोई रूल नहीं है, कॉमा लगा लगा कर आप जितनों पे सीएसएस अप्लाई कराना चाहते हो डायरेक्ट अप्लाई करा सकते हो, चाहे आपका कुछ भी हो। ठीक है, यहां पे आपने क्या क्या चीजें समझी, थोड़ा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पूरी स्लाइड पे आते हैं, वन बाय वन से समझते हैं। ऐड सिलेक्टर में क्या होता है कि आप डायरेक्ट दो टैग को कॉमा लगाकर सीएसएस अप्लाई करा सकते हो। जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर में क्या होता है कि आपका सिबलिंग होना चाहिए, भले वो बगल में हो या ना हो, उसके बीच में कोई हो या ना हो, बस सिबलिंग हो आपका। मतलब मान लो डिव और ए ये एक दूसरे के आमने सामने हो, भले इसके बीच में पैराग्राफ हो, हेडिंग टैग हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। और टिल्डे का साइन लगेगा, ये मत भूलना। ठीक है, उसके बाद में एडजेसेंट कॉम्बिनेटरी का मतलब क्या होता है, इसमें जस्ट सिबलिंग हो, मतलब डिव टैग के तुरंत बाद एंकर टैग होगा तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी। अगर तुरंत बाद एंकर टैग नहीं है, बीच में कोई और टैग आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे
चाइल्ड कॉम्बिनेटरी में समझते हैं। चाइल्ड कॉम्बिनेटरी में ये ढूंढ रहा होता है डायरेक्ट चाइल्ड है या नहीं है। डायरेक्ट चाइल्ड मतलब डिव टैग के अंदर डायरेक्ट एंकर टैग होना चाहिए, एंकर टैग किसी और टैग के अंदर ना हो। ऐसा ना हो कि डिव टैग फिर यूएल टैग फिर एलआई टैग फिर एंकर टैग, ऐसा ना हो। डायरेक्ट डिव टैग के अंदर एंकर टैग हो, ठीक है। मतलब अगर आपका लड़का हो सकता है आपका चाइल्ड, पर आपके लड़के का लड़का आपका चाइल्ड नहीं हो सकता है, वो आपका नॉन डायरेक्ट चाइल्ड है, मतलब ग्रैंडसन है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का साइन लगता है। वीडियो एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, नहीं तो आप कमेंट में पूछ लेना कोई डाउट हो। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटरी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका दोनों के बीच में स्पेस लगेगा, पहले टैग और दूसरे टैग। यहाँ पे आप टैग की जगह मैंने कहा आईडी भी यूज कर सकते हो, क्लास भी यूज सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे ये देखता है कि सिर्फ चाइल्ड होना चाहिए, चाहे वो नॉन डायरेक्ट चाइल्ड हो चाहे डायरेक्ट चाइल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर एंकर टैग डिव टैग का चाइल्ड है, भले ये यूएल के अंदर हो, एलआई के अंदर हो, भले ये इसका ग्रैंडसन हो, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमंस का दे रहा हूं, भले ये इसका ग्रैंडसन हो, सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसी का परिवार का होना चाहिए, ठीक है। डिव के अंदर होना चाहिए, ठीक है, डिव के बाहर ना हो, तो ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके पहले हम लोग ने नॉर्मल सारे पढ़ ही रखे हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाता है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है कि जिसपे आप ये एट्रीब्यूट दे दोगे वही वाला अप्लाई होगा, बाकी किसी पे ये रेड कलर अप्लाई नहीं होगा। उसके पहले क्या था कि ये सूडो एलिमेंट में डबल कॉलन लगाकर हम लोग सूडो एलिमेंट लगा सकते हैं। इस पे पर्टिकुलर चैप्टर बने हुए हैं, आप पढ़ सकते हो जाके। सूडो क्लास पे आपको सिंगल जब कहीं पे कॉलन दिख गया तो वो सूडो क्लास होता है आपका। उसके पहले आपने क्लास सिलेक्टर बहुत बार यूज किया है, डॉट लगाकर क्लास लिखते हैं, आईडी में हैश लगा के लिखते हैं, और आपका टैग सिलेक्टर जिसको एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका था यहाँ पे एडवांस सिलेक्टर का फुल ट्यूटोरियल, जहां पे एडवांस के साथ साथ आपके बेसिक सिलेक्टर का भी रिवीजन करा दिया गया है। और मेरी तरफ से मैंने जितना मुझको मालूम था मैंने इनडेप्थ में एक एक पॉइंट कवर किया है। आपको बस थोड़ा सा टर्म समझने होंगे, जो मैंने यहाँ पे टर्म समझा रखे हैं, इनको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो और एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो। ये टर्म जब समझ जाओगे कि डायरेक्ट चाइल्ड और नॉन डायरेक्ट चाइल्ड में क्या फर्क होता है, ठीक है। और उसके पहले मैंने एक टर्म समझाया था चाइल्ड टैग और सिबलिंग टैग में क्या संबंध होता है, क्या अंतर होता है, सॉरी, ठीक है। और आपका उसके बाद में मैंने एक टर्म और समझाया था यहाँ पे जस्ट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग में क्या डिफरेंस होता है। इतना क्लियर हो गया तो आपको एडवांस टैग सिलेक्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जनाब अब आपको एक वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि ये वीडियो आपको कितनी समझ में आई, और आपको कुछ रेटिंग वगैरह देना जिससे मुझे भी क्लियर होगा कि मैंने कितना अच्छे से आपको समझा पाया हूं। और प्लीज इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो जाकर @speaker लिख के मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स टू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।